तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो विज़न की ये है बजट की। तो बजट का आपको ज़रूरी होता है पढ़ना, और पूरा बजट की जो है वो आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको समरी ही पढ़ के जानी होती है। तो इंट्रोडक्शन पे देख लो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। एज़ पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बजट है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, किसका, गवर्नमेंट का। अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको स्टार बनाने की ज़रूरत है कि बजट इज़ नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो बजट है वो कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है जो जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं गवर्नमेंट का। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नोडल बॉडी है इसकी, ठीक है। और जो यूनियन बजट है उसको क्लासीफाई किया जाता है रेवेन्यू बजट में और कैपिटल बजट में, ठीक है। जो पार्ट ए होता है बजट का उसमें बहुत सारे स्कीम वगैरह होते हैं। पार्ट बी जो होता है वो फाइनेंशियल बिल के बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में होता है, ठीक है। और फाइनेंस बिल जो होता है वो क्या है, एक मनी बिल है, ऐसा डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइनेंस बिल को मनी बिल डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि जो मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। बिसाइड फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट स्पीच देती हैं अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वो बताती हैं, तो वो भी अंडर आर्टिकल 112 आता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है। डिमांड ऑफ ग्रांट जो है वो आर्टिकल 113 में आता है, ओके। और फाइनेंशियल बिल जो है वो आर्टिकल 110 में आता है। फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट वो है जो FRBM एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। और फिर आप अगर यहाँ देखो, अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड, मतलब क्या क्या अदर जो एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक्सपेंडिचर बजट होता है कि मतलब खर्चा कितना है बजट का, ठीक है। रिसिप्ट बजट होता है उसमें, और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बनी रहती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग, ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है उस पर मैंने जो है हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट हम आएंगे बजट प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे देखेंगे। तो पहले बजट क्या होता है, देखो यहाँ ऊपर ब्लॉक्स जो बने हुए हैं उसमें दिया हुआ है। बजट प्रेजेंट किया गया, ठीक है। जनरल डिस्कशन हुआ बजट का दोनों हाउस में, ठीक है, इन बोथ द हाउस। तो कंफ्यूज इस तरह कर सकता है कि बजट प्रेजेंटेड इन ऐसे कोई भी दे दिया, लोकसभा में दे दिया या फिर राज्यसभा में, ऐसे करके एक ही का दे दिया। पर आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल डिस्कशन होता है, प्रेजेंट तो किया गया बजट, पर जो जनरल डिस्कशन होता है वो दोनों हाउसेस के द्वारा किया जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। इस स्टैंडिंग कमिटीज़ स्क्रूटनाइज इंडिविजुअल मिनिस्टर्स डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। वो जो ग्रांट होते हैं, जो उनके डिमांड जो होती है उसके बारे में वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो पूरा देखती है, ठीक है। डिटेल्ड डिस्कशन और वोटिंग की जाती है डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, कहाँ पे, लोकसभा में। तो ये भी देखो, राज्यसभा या फिर किसी और को कंफ्यूज करें तो ये डिटेल डिस्कशन जो होती है वोटिंग और डिमांड के लिए, ग्रांट वगैरह के लिए कि ग्रांट चाहिए इतना, उसके डिमांड के लिए या डिस्कशन के लिए, वो लोकसभा में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास्ड। उसके बाद क्या हो जाता है, पास हो जाता है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि हाँ पास हो गया। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं बजट प्रोसेस के, ठीक है। बजट 2023-24 जो अभी हमारा आया है उसको अमृतकाल कहा गया है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है विच इज़ रोड मैप ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर, उसमें उसको नेक्स्ट 25 ईयर का रोड मैप बोला गया है, अमृतकाल, ठीक है। फ्रॉम इंडिया @75, पहले @75 होता था, इस बार @100 कहा गया। मतलब फ्रॉम इंडिया @75 टू @100, मतलब 75 सालों की बात की जाती थी, अब 100 सालों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अ 3-pronged फोकस ड्रिवन बाई 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे देखो साइड में विज़न फॉर अमृतकाल। तो विज़न क्या क्या है अमृतकाल के, जो ये घोषित किया गया है 2023-24 के फर्स्ट बजट को अमृतकाल कहा गया है ना। तो इसका विज़न क्या है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका विज़न अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन फोकस ऑन यूथ, मतलब यूथ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, यंग पॉपुलेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। जॉब क्रिएशन के बात की गई है, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात की गई है, ठीक है। पहले माइक्रो स्मॉल एंड इंटरमीडिएट जो इंटरप्राइज की बात वगैरह की गई थी, MSME की बात की गई थी, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की भी बात की जा रही है।
4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है कि क्या ऐसे 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी बात यहाँ पे देख लो। यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन को लेके बात की गई है कि वुमेन की कैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जाए, ठीक है, कैसे उनको सशक्तिकरण, मतलब होता है नहीं वो महिला सशक्तिकरण किस तरीके से किया जाए, उनको एम्पावरमेंट किस तरीके से प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे देखो कि स्कीम की बात हुई है पीएम विकास। पीएम विकास क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, स्कीम जो ये है, तो पीएम विकास की बात की गई है। टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। और ग्रीन ग्रोथ लीडिंग टू इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर एंड ग्रीन जॉब और ग्रीन ग्रोथ के बारे में भी बात की गई है। पार्ट ए देख लो, यहाँ पे आपने देखा था ना, यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी करके ऐसे दिया था ना, तो पार्ट ए में देख लो कुछ स्कीम्स वगैरह की बात की गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बजट प्रपोजल फॉर 2023-24 रेस्ट ऑन 7 गाइडिंग पिलर, जिसको सप्त ऋषि कहा गया है। 7 से जान लो सप्त, ठीक है। तो सप्त ऋषि कहा गया है इन द अमृतकाल, ठीक है, अमृतकाल में सप्त ऋषि से कहा गया। अब अमृतकाल का अगर आप देख लो, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, अनलीजिंग पोटेंशियल की बात की गई है, ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो इतनी बातें की गई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसमें सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज़ हैं ये, जो ये बजट है 2023-24 का उसकी। अब आगे देखेंगे एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, उसका एम क्या है? एम टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने की बात है? फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशंस रिलेटेड टू इनपुट मार्केटिंग एक्सेट्रा। मतलब एम टू प्रमोट, एम ये है कि प्रमोट करें फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन, ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड इनपुट्स हैं मार्केटिंग को लेके, जो भी क्रॉप और उसके सब चीज़ों के मार्केटिंग और जो भी चीज़ें हैं उसको भी इसमें फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? एग्रीकल्चर एक्सेलरेट फंड टू इंक्रीज एग्री स्टार्टअप इन रूरल एरिया। तो रूरल एरियाज़ में, गांव देहात के इलाके में एग्री स्टार्टअप की बात यहाँ पे की गई है कि उसको इनकरेज किया जाएगा। इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पाद है उसका, उसको बढ़ाने की बात की गई है। एम टू अडॉप्ट अ क्लस्टर बेस्ड एंड वैल्यू चेन अप्रोच थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो कॉटन क्रॉप है उसमें पीपीपी मॉडल की बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है। नेक्स्ट आओ आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, उसकी बात की गई है, जिसमें कहा गया है एम इसका है बूस्ट करना अवेलेबिलिटी डिजीज़ फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप वगैरह की बात की गई है। ग्लोबल हब फॉर मिलेट, आपको पता है इसको जो ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल जो मिलेट ईयर घोषित किया गया है, और मिलेट को रिफ़र किया गया है एज अ श्री अन्न, मिलेट को श्री अन्न कहा गया। तो आप किसी भी स्टेट पीएससी वगैरह या फिर यूपीएससी में देख सकते हैं मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि मिलेट को रिफ़र किया गया है एज अ श्री अन्न, ठीक है। फॉर दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद विल बी सपोर्टेड एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करो तो यहाँ पे ₹20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशिंग सेक्टर के लिए रखा गया है। और जो एक न्यू स्कीम लाई गई है पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा टारगेटेड इन्वेस्टमेंट 6000 करोड़ का, ठीक है। नीचे देखो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कंप्यूटराइजेशन ऑफ 6300 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को भी, पीएसीएस, और जिससे क्या होगा इनेबलिंग देम टू बिकम मल्टीपर्पज़ पीएसीएस। तो ये भी है। अब यहाँ पे एक देख लो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इसमें गवर्नमेंट की एक फ़िलॉसफी है जो हम सबको पता ही है, सबका साथ सबका विकास। तो पहले सबका साथ सबका विकास कहा जाता था, अभी क्या है सबका साथ सबका विकास हैज़ फैसिलिटेटेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड गिवन ओवरऑल प्रायोरिटी टू द अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। अंडर प्रिविलेज किसको कहा जाता है? अंडर प्रिविलेज के लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है वंचितों को वरीयता। वंचितों को वरीयता मतलब जो वंचित है उनको वरीयता मतलब उनको मेन में रखने की बात की गई है। वरीयता मतलब उनको इम्पोर्टेंस देने की बात की गई है। वंचित है जो लोग उनको वरीयता देने की बात की गई है। यहाँ मैंने स्टार बनाया है, पेंसिल से बनाया है, इसलिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा।
अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ सबके लिए बात की गई है यहाँ पे। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन की बात की गई है, और एक्सेसिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो नीचे जो ये देख लो, जो एम क्या है इसका, फैसिलिटेट करना कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अनकवर्ड पंचायत एंड विलेज इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो नेक्स्ट 5 ईयर में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है उसको अनकवर्ड जो पंचायत है जहाँ पे नहीं कवर हुआ है और विलेजेस में वहाँ नेक्स्ट 5 ईयर में करने की बात यहाँ पे की गई है। अब जो यहाँ पे देखो हम देख रहे थे ना साइड में, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, एक्सेसिंग एजुकेशन, इसके उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, इसमें नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बातें की गई हैं, ठीक है। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, को लोकेटेड विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेज। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि सिकल सेल एनीमिया जो मिशन है उसको क्या किया गया है, एलिमिनेट करने की बात की गई है 2047 तक, ठीक है। और फोकस किया गया है कि ये अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा जो भी ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे भी, ठीक है। और मल्टी डिस्प्लिशनरी कोर्स है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, और फार्मा इनोवेशन, मतलब फार्मा सेक्टर को और भी ज़्यादा इनोवेट करने की, न्यू प्रोग्राम लाने की और प्रमोट करने की रिसर्च और इनोवेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ये भी किया गया है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू। ओके, एक्सेस एजुकेशन एंड स्किलिंग, तो इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है, जहाँ कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन और ट्रेनिंग का वो डेवलप किया जाएगा, ठीक है, एक्सेलेंस के पर्पज़ से। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी लाई जाएगी, डिजिटली वो कोई भी बुक्स वगैरह है, कोई भी मटेरियल है वो एक्सेस कर पाएंगे वहाँ तक। सेकेंड देख लो, प्रायोरिटी 2, रीचिंग द लास्ट माइल, अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। तो यहाँ कहा गया क्या 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 कहा गया है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया रीचिंग फॉर लास्ट माइल का मतलब आप जान लो, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये कोई छूट ना जाए, सबकी बात की जा रही है, होती नहीं कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ सबके विकास की बात यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम की बात की गई है जो कवर करता है 500 ब्लॉक को फॉर सैचुरेशन ऑफ इसेंशियल गवर्नमेंट एंड सर्विसेज। प्रधानमंत्री PVG, ठीक है, प्रधानमंत्री PVTG, तो प्रधानमंत्री PVTG क्या है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। तो जो ये PVTG है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, तो इसमें क्या किया गया है, अमाउंट 15,000 करोड़ जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द मिशन, और वो नेक्स्ट 3 ईयर में करने की बात की गई है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये याद रखो, शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, ट्राइब से ही आपको पता चलेगा, PVTG से ही पता चल जाएगा, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात की गई है। अब जो स्टार्टिंग से दा हिंदू पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में सेंटर क्या करेगी, रिक्रूट करेगी 38,800 टीचर्स को, और सपोर्ट करेगी स्टाफ को फेवर 40 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, और उसमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को फैसिलिटी दी जाएगी। वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब जहाँ सूखा वगैरह है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी सही से रहे, ये इंश्योर करने की बात की गई है। अपर जो भद्रा प्रोजेक्ट सेंटर असिस्टेंट है जिसमें 5,300 करोड़ जो है वो दिया जाएगा भद्रा प्रोजेक्ट के लिए। ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे देखो PM आवास योजना की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि PM आवास योजना इन्हांस करी जाएगी 66%, ठीक है, इज़ बीइंग इन्हांस्ड 66% के लिए। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन भारत श्री की बात की गई है, भारत श्री स्कीम। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, ये सेटअप करेंगे डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम, ठीक है, जिसमें क्या होगा, विद डिजिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख एनिशियंट इंस्क्रिप्शन इन दी फर्स्ट स्टेज। तो 1 लाख एनिशियंट इंस्क्रिप्शन जो होगा वो फर्स्ट स्टेज में उसको क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर, तो जो पुअर प्रिजनर है उनको सपोर्ट किया जाएगा, और यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रिजन में है एंड अनेबल टू अफोर्ड द पेनाल्टी, मतलब वो पेनाल्टी और बेल अमाउंट नहीं दे सकते, उनको क्या किया जाएगा, रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, तो उनको ज़रूरत होगी फाइनेंशियल सपोर्ट की तो वो प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया। प्रायोरिटी 3 देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन जॉब कहा गया, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटलेट इज बीइंग इंक्रीज टू 10 लाख करोड़ विथ वुड बी 3.3% ऑफ द GDP। एक चीज़ ये कि 3.3% ये GDP
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 4.5% ऑफ जीडीपी के लिए इफेक्टिव कैपिटल ग्रोथ जो है वो हैज़ बीन बजटेड इन 4.5% ऑफ जीडीपी। कौन सा? कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे, रोड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रेलवे में, रोड में, अर्बन और पावर सेक्टर में। इंश्योरिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो क्या दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इट हैज़ अ लार्ज मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है इसका। आफ्टर द सबड्यू प्रायोरिटी ऑफ द पैंडेमिक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर ग्रोइंग अगेन। तो मतलब फिर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है? ग्रो हो रही है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है। अमृतकाल, सुटेबल फॉर अमृतकाल, ठीक है। रिव्यू करेंगे एक्सपर्ट कमेटी को कि क्या सुटेबल रहेगा। रेलवे में आउटले किया गया है 2.40 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर आउटले भी है ये रेलवे का, ठीक है। लॉजिस्टिक के लिए 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांस करने की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर जो एरोड्रोम्स हैं वो और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, ये सब भी क्या किया जाएगा? इम्प्रूव किया जाएगा। रीजनल एयर कनेक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कोस्टल शिपिंग ये प्रमोट की जाएगी थ्रू पीपीपी मॉडल, ठीक है। प्राइवेट जो है ना पीपीपी मॉडल, उसके थ्रू किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। और अर्बन डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ ऑफ टुमारो, तो ये याद रखना है। अर्बन जो है हमारा एक टॉपिक, वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और ये आपको जो बजट है वो आपको अपने साथ रखनी है मेंस के लिए भी, जिनका प्री निकल जाएगा वो मेंस के लिए भी चीज़ें रखेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ ऑफ टुमारो देखो, तो स्टेट एंड सिटीज़ विल बी इनकरेज टू अंडरटेकन अर्बन प्लानिंग, रिफॉर्म एंड एक्शन, ये भी है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है विल बी स्टैब्लिश थ्रू यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, शॉर्टफॉल, दिस विल बी मैनेज बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। तो अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की जाएगी कि वो कौन मैनेज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो मैनेज कर रही है। अर्बन सैनिटाइजेशन की बात करें तो 100% मैकेनिकल जो सेप्टिक टैंक्स, सीवर्स हैं, ये सब हैं, उनको मैन होल, मशीन होल मोड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये इन्हांस किया जाएगा, जो फोकस है, और वो प्रोवाइड किया जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट ड्राई एंड वेट वेस्ट के लिए। तो वो एक तरीके से अच्छी बातें हैं। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह होती है उसके क्षेत्र मतलब तरफ ज़्यादा सही रहेगा कि वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सैनिटेशन के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा उन लोग को नुकसान होता है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह में होते हैं एसोसिएट। अब देखो प्रायोरिटी 4 में ही है अनलीजिंग एंड पोटेंशियल में गुड गवर्नेंस की बात की गई है। जन विश्वास बिल क्या है? इंट्रोड्यूस फॉर फर्दर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट एंड अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट। तो 42 सेंट्रल एक्ट क्या किए गए हैं? अमेंड किए गए हैं जन विश्वास बिल में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और स्टार्टअप एंड एकेडमिया रिसर्च देखो, टू अनलीज इनोवेशन एंड रिसर्च बाय स्टार्टअप एंड एकेडमिया, तो ये भी है नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के लिए। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात की जा रही है। तो इसमें कहा गया है मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फ्रॉम इंडिया। तो मतलब मेक एआई इन इंडिया मतलब एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंडिया में बनाने की बात की गई है, और एआई वर्क भी करे इंडिया के लिए, ये बात की गई है। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई विल बी सेटअप। तो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस होंगे एआई के लिए जो सेटअप किए जाएंगे। एक ये चीज़ हो गई। 1 स्टॉप सोल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग, मतलब इसमें डिजी लॉकर एंड आधार एज फाउंडेशनल आइडेंटिटी। तो आपको पता है अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी हमने पढ़ा था, हमने शायद या फिर हमने PT 365 के में इकोनॉमी वाले में पढ़ा था, वो आप बताना कमेंट करके। तो डिजी लॉकर और आधार फाउंडेशनल जो आइडेंटिटी, उससे रिलेटेड भी हमने पढ़ा है, शायद न्यूज़ में ही हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमारा आता है हिंदू का। तो डिजी लॉकर और आधार, इसको 1 स्टॉप सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया गया है एड्रेसिंग अपडेट के लिए, इस सब के लिए, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। टूवर्ड ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन,
तो विवाद से विश्वास फर्स्ट, रिलीफ फॉर एमएसएमई। तो विवाद से विश्वास अगर आ जाता है फर्स्ट, तो ये जान लो कि रिलीफ फॉर एमएसएमई, एमएसएमई के क्षेत्र में ये बात की जा रही है। इन केस ऑफ फेलर बाय एमएसएमई, मतलब किसी भी टाइप का फेलर होता है एमएसएमई में, टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, 95% जो है अमाउंट वो रिलेटेड टू बिड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो रिटर्न कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के द्वारा। तो ये याद रखना। पर विवाद से विश्वास 2 भी है यहाँ पे, देखो वो किस चीज़ के लिए, सेटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात वहाँ पे की जाती है। पर रिटर्न करने के लिए मनी, विवाद से विश्वास फर्स्ट में बात की जाती है। रिलीफ फॉर एमएसएमई। ई कोड क्या है, फेज 3 ऑफ ई कोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। फेज फॉर 3 हाँ प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च किया जाएगा। फिनटेक सर्विसेज की बात की गई है, डिजी लॉकर वगैरह की, ठीक है। और 5G सर्विसेज, तो इसमें है क्या, 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग applications using 5G will be set up in the engineering institution। तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में 100 लैब्स जो हैं डेवलपिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करने के लिए 5G सर्विसेज को वो क्या किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। और इंटिटी डिजी लॉकर जो है, इसमें कहा जा रहा है कि इंटिटी डिजी लॉकर विल बी सेटअप फॉर यूज़ बाय एमएसएमई के लिए, लार्ज बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट वो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इंटिटी डिजी लॉकर भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट विल प्रोवाइड टू वन ऑफ द आईआईटीज फॉर 5 ईयर। तो 5 ईयर मतलब रिसर्च के लिए भी प्रमोट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वगैरह को। ये प्रायोरिटी 5 की ग्रीन ग्रोथ में देख लो, इसमें है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको स्टार बना लेना है कि ग्रीन ग्रोथ मिशन, मतलब यहाँ पे जान लो कि ग्रीन ग्रोथ मिशन क्या है, फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी टू लो कार्बनिटी। अब देखो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह पे। अभी जब साइंस एंड टेक का मैं PT 365 डालूंगी वहाँ पे भी आप देख लेना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और जो इन्वायरमेंट का आपने देखा होगा ऑलरेडी, आपने खुद से भी पढ़ा होगा या वीडियो देखा होगा, तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं क्योंकि लो कार्बन पे फोकस किया जा रहा है। टारगेट क्या है इसका, टारगेट इज़ टू रीच एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT बाई 2030, ठीक है। तो 5 MMT पे रीच करने की बात की गई है एनुअल प्रोडक्शन की 2030 तक, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाया गया है, डेवलपिंग कैपेसिटी कितना 4000 मेगा, ठीक है, वॉट विल बी सपोर्टेड विद दी वायलेबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे देखो रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशंस में देखोगे तो यूनियन ने क्या किया है, यूनियन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, कहाँ से, फ्रॉम लद्दाख। तो ये हम न्यूज़ में ऑलरेडी द हिंदू में कवर कर चुके हैं, सबको याद होगा आप लोगों को। अमृत धरोहर, अमृत धरोहर में क्या कहा जा रहा है, प्रमोट लोकल कम्युनिटीज़ यूनिक कंजर्वेशन स्टाइल फॉर वेटलैंड, ये सारी चीज़ें यहाँ। PM प्रणाम, PM प्रणाम क्या है, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशंस ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो PM प्रणाम इसका एम क्या है, इंसेंटिवाइज करना स्टेट और यूटी को और प्रमोट करना अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब बैलेंस यूज़ किया जाए केमिकल फर्टिलाइजर का क्योंकि उसका लैंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तो ये है कि बैलेंस यूज किया जाए केमिकल फर्टिलाइजर का, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स प्रमोट किया जाए, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का अल्टरनेटिव प्रमोट किया जाए, ठीक है। इंसेंटिवाइज किया जाए स्टेट और यूटी को, ठीक है, कि वो प्रमोट करेंगे सारी चीज़ें, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को बैलेंस यूज़ करें केमिकल फर्टिलाइजर का, इस चीज़ के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। गोवर्धन, गोवर्धन एक है, तो गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम। तो ये स्कीम है गोवर्धन स्कीम। इसमें क्या बात की गई है, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट की। ये याद रखना कि गोवर्धन में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट की बात की गई है अंडर गोवर्धन फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो इसमें 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को सेटअप करने की बात की गई है, ठीक है। एम इसका है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर, कि 1 करोड़ फार्मर को वो फैसिलिटेट कर पाए अडॉप्ट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है, ये याद है। और मिस्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टी भी, गोवर्धन PM प्रणाम मिस्टी। मिस्टी क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम।
ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन एंड ऑन द साल्ट प्लांट लैंड, तो इसके लिए किया गया है ये मिस्ट्री को, थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा, कैंपा फंड एंड अदर सोर्सेस। तो ये है प्रायोरिटी 6 में। अगर आप देखोगे तो इसमें यूथ पावर की बात की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री, और आपको अगर आपको वीडियो लंबी लगा करी तो नीचे से स्पीड तेज कर लिया करो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें क्या है, टू स्किल यूथ फॉर इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करना है, स्किल को टू स्किल यूथ, मतलब यूथ्स जो हैं हमारे यंग जनरेशन, उनको स्किल अच्छी प्रोवाइड करना इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, ये है। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम भी लाई गई है, जिसमें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, स्टाइपेंड सपोर्ट दिया जाएगा 47 लाख यूथ को 3 सालों के लिए, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा इनका अंडर पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम के तहत, ठीक है। और इसमें बूस्ट किया जाएगा टूरिज़्म को भी, ठीक है। वो नेक्स्ट है, मतलब वो नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बूस्टिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म को बूस्ट करने की बात की जा रही है। इसमें एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशन हैं जो सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, थ्रू चैलेंज मोड, और डेवलप किया जाएगा कंप्लीट पैकेज डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ है देखो अपना देश इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। देखो अपना देश इनिशिएटिव जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है, सेंटर स्पेसिफिक स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव है देखो अपना देश इनिशिएटिव के लिए, टूरिज्म के ही सेक्टर में है ये, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज़ भी लाए जाएंगे, फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है, बॉर्डर विलेजेस जो हैं उनको। और यहाँ पे देखो एक है ODOPs, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात यहाँ पे की गई है। तो क्या किया जाएगा, पहले तो एक तो है सेटिंग अप यूनिटी मॉल इन स्टेट, यूनिटी मॉल सेटअप करने की बात की गई है स्टेट्स में। और ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई है, प्रमोशन और सेल करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, GI प्रोडक्ट एंड अदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। 7 अगर फाइनेंशियल सेक्टर में देखो तो क्रेडिट गारंटी की बात की गई है MSME के लिए, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विल इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री ग्रांट, तो यहाँ पे ये याद रखना है कोलेटरल फ्री ग्रांट की बात की गई है, क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़ की, ठीक है। और जो कॉस्ट है क्रेडिट का वो क्या होगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा अबाउट 1%, ठीक है। और नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की बात की गई है। और इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि न्यू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है किस चीज़ के लिए, विल गवर्न, मतलब वो गवर्न करेगा क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड इट विल बी डिज़ाइंड इन कंसल्टेशन विद द RBI, तो ये डिज़ाइन किया जाएगा कंसल्ट करने के बाद RBI के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज डिस्कस करनी थी, ठीक है। गिफ्ट IFSC विल फैसिलिटेट सेटिंग अप देयर डेटा एम्बेसीज, तो डेटा एम्बेसीज के लिए गिफ्ट IFSC वो क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी सेटअप करने के लिए डेटा एम्बेसीज को। डेटा एम्बेसी की बात यहाँ पे हुई है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिक्योरिटी मार्केट, तो सेबी जो है वो क्या करेगी, विल बी एम्पावर्ड टू डेवलप, रेगुलेट एंड मेंटेन, इनफोर्स, फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत, तो ये भी बात की गई है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और महिला सम्मान बचत पत्र। तो इसमें क्या कहा गया है, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम लाई गई है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के साथ, MSSC के साथ। और इसमें क्या होगा, विल बी मेड अवेलेबल फॉर 2 ईयर पीरियड, ये 2 सालों के लिए होगा, मार्च 2025 तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन के लिए क्या बात कही गई है कि मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत वो इन्हांस कर दी जाएगी 15 लाख टू 30 लाख, ठीक है, ये एक चीज़ की गई है। और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है वो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए वो इन्हांस की जाएगी 4.5 लाख से 9 लाख तक, और सिंगल अकाउंट जो है और उनका किया जाएगा 9 लाख टू 15 लाख, ठीक है, जॉइंट अकाउंट्स के लिए ये बोला गया है लास्ट वाला। फिजिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई है स्टेट में, ठीक है, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट, इट हैज़ बीन स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 23 एंड 24। और ये जो लोन है, ठीक है, ये जो लोन है इसमें कहा जा रहा है द लोन विल बी पार्टली कंडीशनल, ठीक है, ये कंडीशनल होगी। पार्ट बी डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जा रही है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाइड पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम, तो इसमें नो इनकम टैक्स की बात की गई है फॉर पर्सन टू इनकम अप टू 7 लाख, तो मतलब जिनकी इनकम 7 लाख तक की है उनको
इनकम टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ हाईएस्ट सरचार्ज, तो हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है 37 से 25 कर दी गई है, रिड्यूस दी गई है। और एमएसएमई और प्रोफेशनल्स की बात इसमें की गई है, तो बेनिफिट की बात की गई है और प्रीजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, प्रीजम्पटिव टैक्सेशन से बेनिफिट की बात यहाँ पे की गई है। शुगर कोऑपरेशन में कहा गया है कि कैन क्लेम पेमेंट, वो पेमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं मेड टू शुगर केन फार्मर फॉर द पीरियड प्रायर टू असेसमेंट ईयर 2016-17 एक्सपेंडिचर, तो वो वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपने पेमेंट को, ओके। स्टार्टअप की बात की जाए तो डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप टू एक्सटेंड अप टू 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 तक क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। रिड्यूसिंग पेंडेंसी टू अपील, बेटर टारगेटिंग ऑफ टैक्स कंसेशन और रिडक्शन इन द मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, तो रिडक्शन किस चीज़ में किया गया है, मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ट्रांसफर प्राइसिंग जो ऑफिसर एक्सेस है, और इसमें 30 days to 10 days किया गया है ये। TDS रेट टू रिड्यूस, TDS जो लगता है उसको रिड्यूस कर दिया गया है 30% से 20% कर दिया गया है, ठीक है। और ये EPF विड्रॉल इन नॉन पैन केस में ये किया गया है। EEE स्टेटस टू अग्निवीर फंड, तो अग्निवीर आपको पता है जो रिक्रूट किया जा रहा है, ठीक है। पेमेंट जो रिसीव किया जाएगा अग्निवीर कॉर्प्स होंगे, अग्निवीर कॉर्प्स फंड का जो पेमेंट रिसीव होगा फ्रॉम अग्निवीर कॉर्प फंड बाय द अग्निवीर इनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम, जो अग्निपथ स्कीम में इनरोल होंगे 2022, उसको क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टैक्सेस से, तो इस पर टैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप अग्निपथ स्कीम के बारे में पता होगा, अग्निवीर और अग्निपथ की जो उनको सेलेक्ट कर लिया जा रहा है ना कि मतलब वो करेंगे, उसके बाद उनको कुछ टाइम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको ये भी रिजर्वेशन भी दिया जाएगा फर्दर, अगर आर्मी में और यहाँ सब रिक्रूटमेंट आती है तो उनको उसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा। अदर देखो तो इसमें IFSC गिफ्ट सिटी वो सब में क्या कहा जाएगा, एक्सटेंशन कर दिया गया है उनके पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट में। रूपी कम फ्रॉम, तो कहाँ कहाँ से कितना आया है, 2% नॉन डेट कैपिटल, 4% कस्टम, 6% नॉन टैक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। 4% पेंशन, 7% सब्सिडीज़, 8% इतना, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया है चेंजेस इन GST लॉ, डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 102 ऑफ द CGST एक्ट 2017, ये बोला गया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। और सेक्शन 37, 39, 44 एंड 52 ऑफ द CGST एक्ट 2017 जो है उसमें क्या कहा गया है, आर अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है 3 ईयर जो उनका ड्यूज़ है उसके लिए, ठीक है। और चेंज क्या किया गया है कस्टम लॉ में, कस्टम लॉ में ये चेंज किया गया है कि कस्टम एक्ट 1962 टू बी अमेंडेड टू स्पेसिफाई टाइम लिमिट ऑफ 9 मंथ, तो उसमें क्या किया गया है, अमेंड किया गया है स्पेसिफाई करने के लिए जो टाइम लिमिट है 9 मंथ का फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग अप्लीकेशन फॉर पासिंग फाइनल ऑर्डर बाय सेटलमेंट कमीशन, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट देखेंगे गुड में और अदर टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस किया गया है 13 फ्रॉम 21, मतलब 21 से 13 कर दिया गया है। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स अगर देखो तो इसमें कहा गया है टू अवॉइड कास्केडिंग ऑफ द टैक्स, बजट में प्रपोज किया गया है एग्जाम्प्ट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस पे, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्रेस्ड बायोगैस पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है GST, ठीक है, GST ड्यूटी। ग्रीन मोबिलिटी की ये बात की जा रही है, कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन जो किया गया है, इसमें एक चीज़ और कही जा रही है, लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें क्या कहा गया है, टू बी एक्सटेंडेड टू इंपोर्ट कैपिटल गुड एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है लिथियम आयन सेल और बैटरीज के लिए, उसको भी क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड और मशीनरी रिक्वायर्ड जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। IT और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या किया गया है बजट में, इसमें किया गया है कि कंसेशनल ड्यूटी लगाई गई है लिथियम आयन सेल बैटरीज के लिए, विल कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर, वो 1 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल्स में देखो तो इसमें क्या किया गया है, इनकरेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, तो जो इलेक्ट्रिक जो हमारा किचन होता है उसमें जो चिमनी लगाई जाती है तो उसके लिए इनकरेजमेंट किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक किचन चिमनी को बढ़ावा दिया गया है कि वो लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे वो सेटअप करें इसकी बात। और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में सपोर्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है उस प्रोग्राम को सपोर्ट किया गया है और एग्जेम्प्ट किया गया है BCD ऑन डी नेचुरल एथिल अल्कोहल पे, ओके।
तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की है। BCD क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या किया गया है, इस पर एग्जम्प्ट कर दिया गया है डी नेचर्ड एथिल अल्कोहल पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड की बात की गई है। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लैब ग्रोन आइटम पे, डायमंड पे, वो क्या किया गया है, नलिफाइड फ्रॉम करंट 5%, ठीक है। प्रीसियस मेटल्स जो हैं उन पे कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं इंक्रीज़ किए गए हैं। आर्टिकल देखो, कस्टम ड्यूटीज़ टू बी इंक्रीज, मतलब वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे आर्टिकल्स जो बने होंगे गोल्ड और प्लैटिनम के। टू इंक्रीज़ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर, इंक्रीज़ किया जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटी सिल्वर बार आर्टिकल और ये सब चीज़ों पे। और कंपाउंड रबर की बात की जाए तो यहाँ का कहा जा रहा है कि बेसिक जो कस्टम ड्यूटी रेट है जो रबर पे, वो इंक्रीज़ किया जाएगा 10 to 25, ठीक है, और 30 पर kg विच एवर इट लोअर, तो उस पर किया जाएगा। सिगरेट पे क्या कहा जा रहा है, ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट टू बी रिवाइज अपवर्ड टू अबाउट 16%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अमृतकाल में क्या कहा गया है, अमृतकाल क्या है, ये लास्ट में शॉर्ट में दे दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शॉर्ट में याद करने के लिए। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उस पर शॉर्ट दे दिया गया है। जैसा टर्म है अमृतकाल, तो अमृतकाल क्या है, रोड मैप है नेक्स्ट 25 ईयर के लिए, ठीक है। इसमें फ्रॉम इंडिया 75 टू @100। और लैब ग्रोन डायमंड क्या है, जो कि नेचुरल डायमंड होता है, ग्रोन नेचुरल डायमंड, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, जियोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे नेचुरल डायमंड बनाते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है, इसमें सेक्शन 44D ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स बताया गया है। वन कैन सिंपली टेक अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड पे टैक्स ऑन दैट, मतलब टोटल रेवेन्यू जितना है उस पर वो जो क्या कर सकता है, जो टैक्स पे करेगा, सिंपली वो एक अपना परसेंटेज होगा उसका टोटल रेवेन्यू का, उस पर जो पे करेगा टैक्स, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ई टैक्स क्या है, एग्जिक्यूटिबल फॉर टैक्स ब्रेक, एग्जेम्प्ट फुल फॉर्म है इसका ई टैक्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो ये थी आज के लिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो बताना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।